हेलो एवरीवन। सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास नाइन्थ के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जिसमें कई यूनिट्स हैं। इसमें यूनिट वन के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट वन जो है वो रिलेटेड है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो दोनों जगह पर ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस। तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी वो किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही थी? तो बेसिकली आप देखिए, जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन हुई वो 5 जनरेशन हुई। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो, हर जनरेशन में, कंप्यूटर की हर जनरेशन में एक स्पेसिफिक थीम पर काम किया गया, एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। वो तो वो जो थीम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए अक्सर बनते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटर जनरेशन वन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारी सेकंड जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। थर्ड थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर में स्पेसिफिकली वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारा था उसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन मेनली जाना जाता है किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये हमारे जो थीम है ये हमें पता होने चाहिए कि कंप्यूटर जनरेशन वन थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की थी, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई, और फिफ्थ जनरेशन यूएलएसआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी हम पूछेंगे करंट में हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और ये जनरेशन का जो मेन थीम है वो क्या है? बेसिकली ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर वन, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस। तो क्या यूज करता है? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस में थे? थर्ड जनरेशन में थे। और वैक्यूम ट्यूब्स किस में थे? फर्स्ट जनरेशन में थे। क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो, हमारे प्राइमरी मेमोरी एक टर्म यूज होता है, प्राइमरी मेमोरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। इसी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी जो है, मेनली इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम। रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और फिर रैम के कई वर्जन आते हैं, एसडी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ऐसी रोम के कई वर्जन आते हैं अलग अलग, जैसे पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, ऐसे करके। तो मेनली जो है वो दो ही हैं, रैम एंड रोम। तो ये हमारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, इसी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और एक हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अलग होता है। अभी हम प्राइमरी मेमोरी और या फिर मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो देखो इसको रैम भी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, रोम। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये प्राइमरी मेमोरी इन सभी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इनपुट डिवाइसेस। इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो देखो, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? देखो, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। अगर आप इनके डेफिनेशन को आप समझ लोगे तो आप इजीली बता दोगे कौन सी डिवाइस किस टाइप की है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि दैट टेक्स डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड गिव्स इट टू दी कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइसेज जो आप बाहर की दुनिया से डाटा को, इंफॉर्मेशन को लेकर के कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा लेकर के बाहर की दुनिया को देते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो ऐसे देखो कौन कौन डिवाइस हैं। देखो सारे ओसीआर, ओसीआर हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, माउस। ठीक है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं जो कि डेटा को बाहर से लेते हैं और कंप्यूटर को, जैसे माउस जो है, देखो ओसीआर, ओएमआर जो है, ये भी हमारे कैरेक्टर रीडर होते हैं। ये मैग्नेटिक रीडर, कैरेक्टर रीडर, ये भी रीडर होते हैं जो रीड करते हैं डेटा को और कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं। माउस से हम, जो हमारा माउस है उससे हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जिससे हम इमेज को, अपने हार्ड पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ये हमारे सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जो बाहर की दुनिया से डेटा को लेकर के कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं। वही हमारे आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, है ना, प्रोजेक्टर हुआ, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं।
तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अभी बताया था स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैन क्या करता है? पेज को स्कैन करता है। जैसे कोई हार्ड कॉपी है, पेपर है, फोटो है, आप उसे स्कैन करोगे तो स्कैन करके वो कहाँ जाता है? कंप्यूटर में जाता है। तो आप बाहर की दुनिया से डाटा को लेकर के, इमेज को लेकर के कंप्यूटर को दे रहे हो। इट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर इज एन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑल आर, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बाहर की दुनिया से डाटा को लेकर के कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। कीबोर्ड हुआ, जैसे कीबोर्ड से हम डाटा को टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में जाता है। माउस से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर से इमेज स्कैन होती है। जॉयस्टिक, स्टिक आती है जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, गेम प्लेइंग करते हैं इससे। ऐसी लाइट पेन होता है, लाइट पेन, उससे भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग डिवाइस को देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिजोल्यूशन पावर इज मेजर्ड इन। तो देखो रिजोल्यूशन जो है पिक्सल्स में मेजर करते हैं। अब देखो ये पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या था, इसको समझ लेते हैं। देखो जो हमारी स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, जैसे आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है या टीवी है, कुछ भी जो भी स्क्रीन है, वो स्क्रीन में बेसिकली क्या होते हैं? पिक्सल्स। ये पिक्सल से बनी होती है, ऐसे करके इसमें लाइंस होती हैं बहुत सारे। आप इन्हें अगर ध्यान से देखो तो लाइंस आपको दिखाई देती हैं। और जब ये लाइन मिलती है ना, तो ये स्क्वायर जो बनता है, ये बॉक्स जो बन रहे हैं ऐसे ऐसे, ये स्क्वायर जो बन रहे हैं, ये क्या है? इन्हीं को हम पिक्सल बोलते हैं। तो एक स्क्रीन बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनती है। और रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि रिजोल्यूशन कम कर लीजिए, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ऐसे हम टर्म यूज करते हैं स्क्रीन का। तो रिजोल्यूशन ये कहता है कि एक स्क्रीन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं, वो बिना किसी ओवरलैप के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो अवेलेबल पिक्सल्स होते हैं, उसी को उसका रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो रिजोल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं? पिक्सल्स में करते हैं। ठीक है, जी के टाइप के क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंप्यूटिंग के ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से, इंकजेट प्रिंटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। देखो बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से डाटा को लेकर के हार्ड कॉपी में बाहर की दुनिया को देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर कई तरह के होते हैं, उनमें से एक है इंकजेट प्रिंटर, ऐसी आपने सुना होगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसे करके बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। तो ये इंकजेट इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहा है। तो इंकजेट प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। अब देखो, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये दो तरह के प्रिंटर हो गए, समझ लीजिए इसको। ये है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और एक कहता है इंपैक्ट प्रिंटर। तो देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर, देखो इनके नाम से इनकी डेफिनेशन बन रही है, नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पेज है, तो इस पेज पर कोई डिवाइस या कोई चीज आकर के यहां कांटेक्ट करे और निशान बनाए, कांटेक्ट करे निशान बनाए, कांटेक्ट करे निशान बनाए, कांटेक्ट करे निशान बनाए, तो इनको हम बोलते हैं इंपैक्ट, क्योंकि इंपैक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे स्प्रे कर देते हैं दूर से ही, मतलब हमें यहां टच नहीं करना है, लेकिन यहां कुछ प्रिंट हो जाए दूर से, जैसे हम बोलते हैं ना स्प्रे कर देते हैं, तो वो नॉन इंपैक्ट होता है। तो ये जो इंकजेट होता है नॉन इंपैक्ट होता है। इसमें जो है हम पेज पर कोई डिवाइस कांटेक्ट नहीं करती है, दूर से स्प्रे किया जाता है और उस पर प्रिंटिंग पैटर्न बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो जिनमें कोई डिवाइस पेज पर जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करती है, दूर से, जैसे हम पेंट करते हैं ना गाड़ी पे, कार पे, घर पे, कहीं पे हम दूर से स्प्रे कर लेते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। तो वही चीज, वही टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जाती है। इसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में देखो थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताऊं। लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो लो लेवल होती हैं, लो लेवल का मतलब जो कि कंप्यूटर से बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, उनको लो लेवल बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो कंप्यूटर से इतना नहीं जुड़ी होती हैं, जो यूजर से जुड़ी होती हैं। ऐसी लैंग्वेज जो यूजर को इजीली समझ में आ जाए, उनको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो यूजर को समझ में ना आए बट कंप्यूटर को समझ में आ जाए, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो लैंग्वेज का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात चल रही है यहाँ पे। कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सब सुना होगा आपने, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है प्रोग्राम्स लिखना,
हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हम उसमें प्रोग्राम लिखते हैं लैंग्वेज में और प्रोग्राम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, फिर वो प्रोग्राम हमारे लिए कंप्यूटर से काम करवाता है। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है भैया लो लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस की बात कर रहा है। तो देखो प्रोसेसिंग स्पीड इज हायर बिकॉज इट इज वन टू वन लैंग्वेज। भाई इसमें प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती क्यों होती? क्योंकि मैंने बताया ये हार्डवेयर से जुड़ी होती है। जब हार्डवेयर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है? एक जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखें, उसको कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है ना। लेकिन लो लैंग्वेज तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है डायरेक्ट, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और तीसरा है इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी स्पेस। ऑब्वियसली जब भाई एक कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो इसके लिए स्पेस की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे भैया। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये सारे के सारे लो लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। असेंबलर कन्वर्ट्स द। असेंबलर एक डिवाइस है, एक प्रोग्राम है। असेंबलर एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है? तो ऑब्वियसली असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये देखो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखो छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, देखो ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है। अब ये कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? ये कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। ये कंप्यूटर समझता है कौन सी लैंग्वेज को? मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 1 की लैंग्वेज आपने सुना होगा। 0 1 की लैंग्वेज। 0 1 0 क्या होता है? 0 और 1 ये बिट होती है हमारी बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। तो 0 और 1 की लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज 0 1 की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि उसको ह्यूमन बीइंग आसानी से नहीं समझ पाता। ठीक है ना। जब शुरू में कंप्यूटर बने थे स्टार्टिंग में 1940s 50s में, तब प्रोग्राम कंप्यूटर में डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे। तो लेकिन जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ा तो अब बड़े बड़े प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकता ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की अपनी एक कैपेसिटी है। तो इसके लिए फिर क्या बनाई गई? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूजर मतलब ह्यूमन बीइंग आसानी से सीख सकता है, फिर उनमें प्रोग्राम लिख सकता है। लेकिन उस प्रोग्राम को कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो भैया मशीन लैंग्वेज को समझेगा। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, ये वही चीजें हैं कि एक लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को दूसरी लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेटर्स। तो देखो यहां पर असेंबलर की बात की जा रही है, तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है। तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, उनमें से एक लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। इसका नाम ही था असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें लिखे प्रोग्राम को असेंबलर कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये हमारा कंप्यूटर है, यहां पर जो है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम गया यहां पर असेंबलर में और असेंबलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। तो assembler is a program, a translator which is used to translate assembly level language program into machine level language program। ये हमारा किसका काम है? असेंबलर का काम है। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये इसका काम है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ ओएस इज। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं क्या कहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस की तरह काम करता है। किसके बीच में? आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और यूजर्स के बीच में। ठीक है। तो ये पूछ रहा है भैया फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। आपने सुना होगा जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में अगर आपका एंड्रॉयड आप यूज करते हो, एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, डैमेज हो जाए या उसमें नहीं है, तो क्या कंप्यूटर वो आपका मोबाइल चल जाएगा? नहीं चलेगा। ऐसी
लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप जैसे आप ऑन करते हो तो ऑन करते ही आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है, स्टार्ट प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम चला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है आपकी डिवाइस और आपके बीच में कनेक्शन बनवा रहा है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन एनी कंप्यूटिंग डिवाइस। तो अब ये पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। तो देखो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, यही काम है भैया। तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, 1 और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों काम है। मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, ये सारा काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपके स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट एसी हो, उन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक जब तक काम नहीं करता तब तक आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक तो आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो छोटा सा यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब मैं देखो सॉफ्टवेयर आपको बताता हूं क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम्स का कलेक्शन, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज व्हाट? इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर की मेनली दो कैटेगरी हैं। सॉफ्टवेयर की मेनली दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी क्या है? पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कौन सा किस एनवायरमेंट में काम करेगा, इस रिगार्ड्स में इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होंगे उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो चले हुए सिस्टम पर काम करेंगे उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ये किसी डिवाइस को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जब सिस्टम चल जाता है, अब चले हुए सिस्टम पर कोई प्रोग्राम चलाना है तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करो, ऑन हो गया तो वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑन हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। आपने सिस्टम चला लिया, अब चले हुए सिस्टम पर आपने गेम प्ले किया, आप गेम खेल रहे हो, तो वो गेम क्या है? गेम भी एक सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो चले हुए सिस्टम पर काम कर रहा है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर, स्पेसिफिक पर्पस पर काम कर रहा है। आपने वर्ड की फाइल खोली, वर्ड पर आप काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो चले हुए सिस्टम पर किसी एप्लीकेशन को चलाना, सॉफ्टवेयर को चलाना, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। 12 देखते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर एंड एडिटर ऑल आर। तो ये बेसिकली क्या है? देखो कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, असेंबलर हुआ, लोडर हुआ, लिंकर एंड एडिटर ऑल आर, ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सारे सारे क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर किसी किसी ना किसी चले हुए सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बीएमओ, जेपीजी, टीआईएफ, पीएनजी ऑल आर द फॉर्मेट ऑफ। तो ये पिक्चर के फॉर्मेट है, ये बीएमओ नहीं होता है, ये बीएमपी होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बीएमपी फॉर्मेट होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है ना। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो लास्ट में लगा होता है। जैसे डॉक्यूमेंट की फाइल के पीछे DOCX लिखा होता है, एक्सेल की फाइल के पीछे XLX लिखा होता है, ठीक है ना। ऑडियो की फाइल के पीछे AVI लिखा होता है। ऐसे करके हमारे इमेजेस की फाइल होती है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेट है। तो BMP, JPG, TIF, PNG, ये सारे क्या है? ये हमारे इमेज के फॉर्मेट हैं। तो सारे के सारे क्या है? ये इमेज के ही फॉर्मेट हैं। मीन्स ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई।
तो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर वो किसने डेवलप किया था? तो देखो यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है और कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया। तो देखो जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है कि इन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर दिया कंप्यूटर का, समझ गए। और जो कंप्यूटर का फादर है वो किसको कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के फादर। और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया? वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी जनरेशंस ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कंप्यूटर को कितने जनरेशन में डिवाइड किया गया? पांच पांच में किया गया। ठीक है, पहली जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी। चौथे में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई। पांचवें में क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएलएसआई। क्वेश्चन नंबर 16, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। पांचवा जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है, और अभी भी वो चल रहा है। 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल। अब देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल का मतलब होता है कि मेमोरी ये है, इस मेमोरी मैंने कुछ लिखा और फिर इसको मैंने रब भी कर दिया, ऐसे करके इसको साफ कर दिया, ये गायब कर दिया, ऐसे करके, राइट। इसको बोलते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होता है कि भैया लिखा और इसको मैंने कुछ लिखा और इसको मैं मिटा नहीं सकता, इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो देखो कुछ मेमोरी होती है वॉलेटाइल, कुछ होती है नॉन वॉलेटाइल। कुछ मेमोरी ऐसी होती है इनको हम उसमें से हम इरेज कर सकते हैं, कुछ मेमोरी में से हम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो देखो जो हमारी रैम होती है ये होती है वॉलेटाइल, जो रैम मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, इसमें लिख भी सकते हैं और इसमें इरेज भी कर सकते हैं। और जो रोम होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल। रोम जो होती है क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। इसमें एक बार लिख दिया फिर हम दोबारा उसको मिटा नहीं सकते, मिटाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल, तो कौन सी है भैया? रोम। ठीक है, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, समझ गए। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। दोनों के दोनों हमारे क्या है? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या रैम मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम को तो आपने बहुत सुना होगा, मोबाइल अक्सर यूज करते हैं तो हम लोग हमारा फोकस रैम के ऊपर ही रहता है कि भैया 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम हमें लेनी है और इससे स्पीड बढ़िया रहती है। ठीक है, तो रैम से स्पीड बढ़िया रहती है। इसका कंसेप्ट क्या रहता है पीछे? बेसिकली होता यह है कि जो भी करंटली काम होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं। देखो मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पर। देखो ये हमारा मान लीजिए कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है और ये इस कंप्यूटर के अंदर हमारी क्या है? रैम। इसके अंदर रैम लगी होगी। तो देखो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे गेम्स, प्रोग्राम, बहुत सारे फाइल्स, ये सब इसके ये पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर भरा पड़ा है। तो देखो ये है हार्ड डिस्क में भरा हुआ है, ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारा रखा हुआ है। अब देखो करंटली जो भी काम होता है वो रैम के अंदर हो, ध्यान रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे मान लीजिए आपको कोई गेम खेलना है, तो जैसे आप गेम के बटन पे क्लिक करते हो तो होता क्या है? वो गेम यहीं प्ले नहीं होता है, वो गेम यहां से उठकर रैम के अंदर आता है, वो यहां पर आएगा। और वो जब इसके अंदर जब लोड होएगा, आपने देखा होगा जब कोई गेम पर आप क्लिक करते हो थोड़ा उसको टाइम लगता है स्टार्ट होने में, तो उस बीच में वो क्या कर रहा होता है? हार्ड डिस्क से उठ के रैम के अंदर आ रहा होता है। तो अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा उसमें, फिर आपका गेम बढ़िया से आप प्ले कर पाओगे। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के फ़ोन में आजकल के एप्लीकेशन आप चलाते हो नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? मान लीजिए पुराने ज़माने का फ़ोन है आपके पास, ये रैम है इसकी 2 GB की, ठीक है ना। रैम आपकी कितने की? 2 GB की है। आपने नए ज़माने का गेम खोला, उस गेम का साइज़ है 3 GB। ठीक है ना, 3 GB। जब आप इसे 3 GB वाले गेम को क्लिक करोगे तो ये हार्ड डिस्क से उठ के रैम के अंदर आएगा। तो 3 GB का साइज है और रैम कितने की? 2 GB की, तो 2 GB तो कॉपी हो जाएगा, 1 GB कॉपी नहीं हो पाएगा, तो हैंग हो जाएगा ये सिस्टम आपका, ये गेम आप प्ले नहीं कर पाओगे इस पे, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? भैया मोबाइल चेंज करो। तो इसलिए स्पीड अप इससे बढ़िया हो जाती है। अगर रैम आपकी ज़्यादा है तो उससे स्पीड अप इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे काम कंटिन्यूसली आप एक साथ कर सकते हो। जैसे आपने एक गेम खेल लिया 3 GB का, आपके पास 6 GB रैम है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 6 GB रैम है, 6 GB रैम है, आपने 2 GB का गेम खेल लिया इसमें, तो अभी भी 4 GB आपके पास है। आपने 1 GB का एक व्हाट्सअप खोल लिया, कुछ और खोल लिया, ऐसे करके मतलब बहुत सारे काम आप कर सकते हो। जो अगर कम रैम होता है तो आप बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हो, इससे स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल, तो कौन सी है भैया? रोम जो है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। जीयूआई की फुल फॉर्म बताओ। तो जीयूआई का मतलब था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है? देख लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई।
19 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है भैया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताया था मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये चले हुए सिस्टम पर काम करता है। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, ईटीसी कॉल्ड, इनको आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स आपने देखा होगा कि भाई आपके डेस्कटॉप डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का मतलब जो आपकी होम स्क्रीन होती है, ठीक है, उस पर बहुत सारे देखो छोटे छोटे इमेजेस बने हुए, जैसे अमेजोन है, ये अमेजोन का आइकन है, इस तरह से बना होता है, अमेजोन का आइकन है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम का आइकन है, ऐसे करके। तो ये पिक्चर है बेसिकली ये। तो ये पिक्चर जो है किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, ईटीसी और एप्लीकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता, दिखाना होता कि हाँ भैया ये, ताकि हम पहचान लें कि ये पेटीएम का लोगो है, पेटीएम का एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो किसी फाइल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी एप्लीकेशन का बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम आइकन्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 21। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो थर्ड जनरेशन में हमने स्टार्ट किया था, वो किसकी बनी होती है भैया? सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखना। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। 22 देखते हैं, द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एएलयू। कंप्यूटर का पार्ट है, हमने पढ़ा होगा, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका काम होता है कंपैरिजन करना, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, कंपैरिजन, ये सारे काम लॉजिकल यूनिट वाले काम जितने भी कौन करता है? एएलयू करता है। कौन? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 23 देखते हैं भैया, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल आपने देखा होगा, ईमेल आप भेजते हैं तो कौन सा उसमें प्रोटोकॉल होते हैं? बहुत सारे। कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर व्हाट? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। तो जब आप नेट सर्फ करते हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, जब आप फाइल ट्रांसफर करते हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, जब आप ईमेल सेंड करते हो तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ध्यान रखना, एसएमटीपी। इसका नाम ही है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। ऐसे ही एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उनमें से एक एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं। मोबाइल के लिए एंड्रॉयड चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस, लैपटॉप के लिए विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है, डॉस है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं। सबका काम ही क्या है? सिस्टम को चलाना। 25 देखते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में बात कही जा रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। भैया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब एएलयू। एएलयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बिल्कुल ठीक बात है भैया। एएलयू जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही है। एएलयू डेटा को स्टोर करता है? नहीं भैया, डेटा को स्टोर नहीं करता है। परफॉर्म कंपैरिजन, क्या एएलयू कंपैरिजन परफॉर्म करता है? बिल्कुल करता है। चौथा देखते हैं, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस। क्या इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है? नहीं करता भैया, ये केवल दो काम करता है। कौन कौन से? पहला और तीसरा। तो परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन और तीसरा परफॉर्म कंपैरिजन। तो पहला और तीसरा ठीक हो जाएंगे भैया। तो पहला तीसरा कौन सा? देख लो, ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहला और तीसरा डी ऑप्शन, ये डी वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा? रैम चिप्स। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, बताया था अभी रैम। तो रैम चिप्स क्या करती हैं? अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा पढ़ते हैं, स्टोर डाटा इंडेफिनेटली अनलेस यू डिलीट इट। भैया ऐसा नहीं है, इसकी एक साइज होती है लिमिट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक साइज 2 GB का, तो 2 GB तो कर सकते हैं, अनलिमिटेड थोड़ी कर सकते हैं। आर सेकेंडरी मेमोरी, क्या रैम सेकेंडरी मेमोरी है? नहीं भैया, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ये कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रैम अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
27 देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को मैनेज करता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेमोरी को मैनेज करता है? बिल्कुल करता है। प्रोसेसर को करता है? बिल्कुल करता है। डिस्क और इनपुट डिवाइस को करता है? बिल्कुल ठीक है भैया, सबको करता है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो मेन काम है इसमें, मेमोरी, डिवाइस, फाइल, प्रोसेसर, डिस्क, इन सबको बीच में जो सामंजस्य कौन बैठाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बैठाता है। 28 देखते हैं, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। मे बी रिटन ओनली वंस, तो ये प्रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, केवल एक बार इसको लिखा जा सकता है। जब ये कंप्यूटर बन रहे होंगे, बनाया जा रहा होगा, उसमें उसको एक बार लिख दिया जाएगा और उसमें उसको डाल दिया जाएगा, तो ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पढ़ा होगा आपने। ईईपी रॉम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रॉम होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है केवल एक बार जो है लिखा जाता है और नॉन वोलेटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इसी को रोम रोम बोलते हैं। जब ये बन रही है तभी इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो ये कौन सा होता है? रीड ओनली मेमोरी। तभी हो गया, बार बार बाद में नहीं कर सकते, जब ये बन रहा है मैन्युफैक्चर हुआ तभी हो जाता है। पी रोम वो होता है जिसको बाद में भी हम एक बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार कर सकते हैं बस। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल। इनमें से कौन सी वोलेटाइल होती है भैया? रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होती है, क्योंकि इसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसमें हम लिख भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो वोलेटाइल होती है रैम। 31 देखते हैं भैया, एक किलो बाइट केबी, जिसको बोलते हैं केबी, आपने सुना होगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, है ना? तो वही चीज है ये। क्या कह रहा है? ए किलो बाइट ऑल्सो रेफर्ड टू एज केबी इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होती है? क्या 1000 बाइट्स के? नहीं। क्या 1024 बाइट्स के? कितने? बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। जो एक के बी है, 1 के बी इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है ना? 1024 बाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखो लैन जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो देखो एक होता है लैन जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स जब आपस में जुड़े होते हैं ना, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। तो जैसे आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो ये भी इंटरनेट, ये भी नेट ही है, ये भी कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वायरलेस नेटवर्क इसको बोलते हैं, वायर्स नहीं आ रहे हैं, है ना? लेकिन दो टेक्नोलॉजी से आप जुड़ते हैं ना, वायरलेस एंड वायर्ड। तो आप मोबाइल को वायरलेस टेक्नोलॉजी से यूज करते हो, कंप्यूटर्स जैसे आप वायर लगा के उसमें जुड़ते हो, वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है। तो लैन की बात की जा रही है। तो लैन क्या कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखो लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या उसमें प्रिंटर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या उसमें केबल होता है? बिल्कुल होता है। मॉडम नहीं होता भैया इसमें। मॉडम जो है एक अलग डिवाइस होती है जो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर में नेट को चलाने के लिए यूज होती है, ठीक है ना? डायल के थ्रू, डायल अप कर फोन करते हैं, कॉल करते हैं, डायल अप करके उसमें नेटवर्क लाया जाता है। तो जो लैन का पार्ट मॉडम नहीं होता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, केबल, ये सब लैन में के अंदर आ जाएंगे, लेकिन मॉडम इसके अंदर नहीं आता है। तेजी देखते हैं, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। देखो रोम, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट को स्टोर करता है कंप्यूटर में जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है। जब आप देखते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कुछ फाइल्स लोड होती हैं, तो वहां पर लोडर काम करता है। तो कौन सा लोडर काम करता है? उसी को हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, डी ऑप्शन। तो रोम के अंदर ये बूट स्ट्रैप लोडर होता है। जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हो तो बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो लोड होता है और आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, ठीक है ना? तो रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। तो बूट स्ट्रैप लोडर रोम के अंदर लगा होता है, इसी की वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर।
चौथे देखते हैं कंप्यूटर वायरस इज ए, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एंड व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक सीक्वेंस है, कलेक्शन है, आप जब पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर से बताता हूं, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है ना? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ईईपी रॉम की फुल फॉर्म पूछी आ रही भैया, तो ये बताया था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए 36 क्या कह रहा है? द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। तो देखो, ऑफिस एक टूल है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूटिलिटीज प्रोग्राम्स हैं। उनमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसका वर्जन कौन सा है? 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। तो भैया ये पूछा जा रहा है, 2007 इसका वर्जन है, इसको बताया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि भैया 2007 वर्जन में ऑफिस के वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, 2007 से पहले जो एक्सटेंशन है वो ये होता था, डॉट डॉक। लेकिन 2007 के बाद एक्सटेंशन क्या बन गया? डॉट डॉक्स, डॉट DOCX। ठीक है ना? तो ये देखो, ये दोनों जो है हमारे वर्ड की फाइल के एक्सटेंशन है। ये PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF फाइल जिसको बोलते हैं। ये टेक्स्ट फाइल होती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल, और ये XLS फाइल, ये एक्सेल फाइल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉट डॉक्स, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 37 देखते हैं भैया, 1 MB इज इक्वल टू 1 MB, MB GB KB पढ़ा था ना अभी। तो 1 MB किसके बराबर होता है? तो देखो, 1 MB जो है 1024 KB के बराबर होता है। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? मैं देखो सीक्वेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 GB से स्टार्ट करते हैं। 1 GB बराबर होता है 1024 MB, समझ रहे हो? और फिर 1 MB बराबर होता है 1024 KB, समझ रहे हो? 1 KB बराबर होता है 1024 B का मतलब बाइट। ऐसे ही फिर GB के ऊपर होता है TB, टेराबाइट। टेराबाइट के ऊपर होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट के ऊपर होता है योटाबाइट। योटाबाइट के ऊपर होता है एक्साबाइट। ऐसे करके इनकी सीक्वेंस बनी हुई है। ऐसी होती है 8 बिट। फिर हाँ, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट आया ना लास्ट में, तो 1 बाइट के बराबर कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती हैं, समझ गए? ऐसे एक होता है निबल। निबल इसको बोलते हैं NIBBLE। तो निबल में कितनी होती हैं? 4 बिट होती हैं। छोटी छोटी चीज इनको याद रखना चाहिए। निबल में 4 बिट होती हैं, बाइट में 8 बिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट, लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो इनको क्या बोलते हैं? सारे के सारे ये क्या हैं? प्रिंटर, प्रिंट करते हैं। 39 देते हैं, इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक क्लाइंट प्रोग्राम। देखो, क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट आप समझिए। देखो, जब कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में जुड़ी होती है, मान लो एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी कंप्यूटिंग डिवाइस, लाइक आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, कोई स्मार्ट डिवाइस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकती है कंप्यूटिंग डिवाइस। तो मान लीजिए एक कंप्यूटिंग डिवाइस ये है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस ये है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, आइदर थ्रू वायर्ड और थ्रू वायरलेस। तो देखो, इनमें क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है? क्लाइंट सर्वर अलग से कुछ नहीं होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वही क्लाइंट सर्वर का ही काम करते हैं। तो जो डाटा देता है वो सर्वर होता है, जो डाटा लेता है वो क्लाइंट होता है। भाई इतनी डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा है इसमें, इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट क्या करता है? आस्क्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ही ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स, ये तो सर्वर करता है। तीसरा, सर्व्स सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर कंप्यूटर्स, ये सर्वर करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स डाटा फाइल्स टू अदर कंप्यूटर, सर्वर करता है। तो क्लाइंट क्या करता है? आस्क्स फॉर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको, लेता है, तो इसी को हम क्लाइंट बोलते हैं। 40 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या वर्ड है? नहीं, ये तो टूल है, ये तो यूटिलिटी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है, ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं, विंडोज 10, विंडोज
इससे पहले एक्सपी चलता था बहुत पहले, विंडोज़ 98 95 पहले ज़माने में चलते थे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। 41 देखते हैं, एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, इसको बाइट बोलते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट। द डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द कॉल्ड प्रिंटर। हार्ड कॉपी कहां से मिलती है? प्रिंटर से मिलती है। लो भैया, हो गए कितने क्वेश्चन हो गए? 42 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे भी आपके जो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको कलेक्ट करके उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाए, ताकि आप सब्जेक्टिव पेपर को भी अच्छे से परफॉर्म कर सको, और एमसीक्यू एग्जाम अगर आप कहीं दे रहे हो, कहीं कंपटीशन आप दे रहे हो, वहां पर भी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।